एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला जाना जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया के वर्ल्ड के अंदर एंथ्रासाइट की जो क्वालिटी होती है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कोयला होता है। एक किया गया फेरस मिनरल और एक किया गया नॉन फेरस मिनरल। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगह पर आपका कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और कुछ जगह आपका कैसे दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं। कल को कोई तुमसे आपका ऐसा पूछे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू साहब, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ठीक है। इसके बाद दंडाकरण प्लेट्यू ये इधर आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप उसके अलावा तेलंगाना प्लेट्यू देखेंगे तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आपका अंदर की तरफ जाओगे। अब धीरे धीरे कर इनकी बेल्ट कहां तक एक्सटेंड हो रही है, ये बेसिकली आपका क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम धीरे से आपका कर्नाटका की तरफ अब चल रहे हो तो कर्नाटका में सबसे फेमस तुम्हें दिखाई देगी संदूर हॉस्पेट। क्या क्या बता रखा है, सबसे पहले एक आपको ऐसे करके बॉक्स में दे रखा होगा, ये जो बॉक्स है ना तुम्हारे पास, बट बालाघाट चले जाएंगे तो बालाघाट मैंगनीज के लिए आपका उधर चला जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद आप दुर्ग वगैरह वाले इलाके में देखेंगे, केंदुझार, मयूरभंज, वो ये सब उड़ीसा वाली साइड चला जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि मैपिंग को एक बार मार्क करके देखना। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज के इस एक नए चैप्टर के साथ, और इसमें एक नई कहानी आपको सुनने को मिलेगी। पूरा चैप्टर आप अंत तक देखिएगा, कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और उसको साथ साथ नोट करते जाइए। पर उससे पहले मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि तुमने शायद जो पुराने वाले हमारे चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की नोट्स बना लिए होंगे बहुत अच्छे से, और चैप्टर तुम्हें समझ में भी आते जा रहे होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है और सिलेबस लगातार तुम कंप्लीट करते जा रहे हो तो ज्योग्राफी इज लव गाइस एंड देयर शैल वी स्टार्ट अ क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो पहले सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम आपका वहीं से शुरुआत करते हैं कि सर ज्योग्राफी इज लव, एंड चैप्टर का नाम बहुत प्यारा सा है दोस्त, मिनरल रिसोर्सेज। अब ये मिनरल रिसोर्सेज की जो कहानी है ये तुम्हें पूरे देश में भ्रमण करवाएगी कि भारत के पर्सपेक्टिव से कहां कहां पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन सी स्टेट मिनरल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा रिच है, वहां पर आसपास में क्यों हमारे इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, क्यों हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और उसी के बेसिस पर इंप्लॉयमेंट, आसपास की चीजें जनरेट होती जाती है। तो ये सारी चीजें हम आपका इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जरा सबसे पहले एक कहानी दिखाता हूं मैं तुम्हें कि अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में, तो देखो टाइप्स ऑफ नॉन मिनरल रिसोर्सेज में सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, हमारे पास दो तरीके से हमने मिनरल्स को डिफाइन किया होता है। अगर तुम इस चैप्टर के हिसाब से जाओगे तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो होता क्या है, जैसे तुमने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th और 10th क्लास में भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे मेटल्स तुमने पढ़े होंगे जिनकी तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई गई होंगी, जिनकी तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई गई होंगी। यहां तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम ये पढ़ेंगे तो फिर साइंस वाले क्या पढ़ेंगे, है ना, तो उनके पास भी कुछ छोड़ दो। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, और उन्हीं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मिनरल्स को क्या करते हैं, हम मिनरल्स को आपका ग्रुप करते हैं दो पार्ट के अंदर। तो मिनरल्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, एक होते हैं मेटेलिक मिनरल और एक होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। बहुत बढ़िया। अब ये मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल आपका जो है बेसिकली हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, अगर तुम मेटेलिक मिनरल के अंदर देखते हो तो ज्यादातर वो मेटल से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल अब जो होंगे इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक इन ओरिजिन। अब ये ऑर्गेनिक इन ओरिजिन की क्या बात आई, ये सबसे काम की बात है ना, ध्यान सुनना। देखो जब भी वो कह रहा है ऑर्गेनिक इन नेचर, अगर कोई भी मेटल ऑर्गेनिक इन नेचर है तो इसका मतलब है कि उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे फॉसिल फ्यूल्स के साथ। अब ये फॉसिल फ्यूल्स के साथ आपका डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि जब भी हमारे जो आपका बेसिकली मिनरल्स बन रहे हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के हिसाब से तैयार होंगे, और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के हिसाब से आपका तैयार होते हुए तुम्हें मैटर दिखाई देंगे, उन्हीं से तुम फॉसिल फ्यूल्स को देखोगे। ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स। अब इनको मिनरल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने फिर से अभी तुम्हें बताया जो बरीड एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं धीरे धीरे कर आपका वो क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे कर वो आपका जमा होते जाते हैं पृथ्वी के अंदर, डिकम्पोज होते हैं और फिर वो मिनरल्स में फाइनली कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम कोयला देख सकते हो, तुम पेट्रोलियम देख सकते हो, एंड अदर टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, सच एज एक माइका हो गया तुम्हारे पास, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे समझते हैं। अब देखो मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस एंड देयर इज इनवर्स रिलेशन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। अब देखो ध्यान से देखना, जो उसने बोला है ना इनवर्स रिलेशन। अब देखो मैं अगर तुम्हें एक आपका चीज लिख कर दूं कि क्वांटिटी है, कहीं पर किसी चीज की अगर क्वांटिटी है और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है क्वालिटी के साथ, तो इंडिया में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कैसे? अगर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है
तो इंडिया के अंदर उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब अच्छी क्वालिटी वाले। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास जो कोयला होता है ना, कोयला एंथ्रासाइट जो होता है, सबसे अच्छा कोयला जाना जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया के वर्ल्ड के अंदर एंथ्रासाइट की जो क्वालिटी होती है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कोयला होता है, बट इंडिया में उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे कि अगर किसी चीज की क्वालिटी डिग्रेड होती हुई जाती है, अगर कोई क्वालिटी आपका क्वालिटी वाइज बहुत कम है, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, उसकी क्वांटिटी आपका यहां पर ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इस बात में मिनरल्स का कोई लेना देना नहीं था, इस बात में आपका लोगों से भी संबंधित हो सकती हैं चीजें। ये बात मिनरल्स के लिए तो बोली गई है, पर मिनरल्स के साथ साथ और चीजों के लिए भी बोली गई है कि अगर क्वांटिटी चाहिए तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओ तुम, और अगर क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी तो कम ही होगी दोस्त, है ना। क्वांटिटी वाले लोग तो आपका जो है भरे पड़े हैं, ठीक है सर। तो यही बात आपको यहां पर बताई गई है। Good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals. The third main characteristic is that the mineral are exhaustible over time. अब सवाल क्या उठता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हम आगे आपका जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका पढ़ेंगे, और उधर भी हम देखेंगे कि जैसे ध्यान से देखते हो तुम, तो उसमें एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल आते हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज या मिनरल्स वो होते हैं जो समय के साथ आपके खत्म होते हुए चले जाएंगे। एग्जांपल दे सकते हो सर आप? बिल्कुल दे सकता हूं। कोयला होता है ना, अगर कोयले का एक्सटेंसिव यूज करोगे तो समय के साथ खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो पेट्रोल आपका खत्म होता हुआ चला जाएगा। तो अगर तुम देखते हो तो ये मिनरल्स क्या है, ये मिनरल्स आपका वो मिनरल्स हैं जो समय के साथ धीरे धीरे आपका खत्म होते जाते हैं, और अगर तुम उनको जियोलॉजिकली आपका देखोगे या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ देखोगे तो वो धीरे धीरे कर क्या होते जाते हैं, उनको बचाने की हमें जरूरत पड़ रही है। अब मैंने तुम्हें अभी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में आपका थोड़ा सा समझाया, तो अब जरा ध्यान से देखो। अब ये मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक किया गया है फेरस मिनरल और एक किया गया है नॉन फेरस मिनरल। अगर मैं तुम्हें फेरस मिनरल्स के बारे में समझाता हूं तो फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन की क्वालिटी ज्यादा होती है या आयरन की प्रेजेंस ज्यादा होती है, और नॉन फेरस क्या होंगे, उसका अपोजिट समझ लो, जिसमें आयरन की क्वांटिटी आपका जो है कम हो जाएगी। तो सर फेरस के एग्जांपल दे सकते हैं आप हमें? देखो सबसे पहले तो आयरन ही हो गया, क्योंकि आयरन में आयरन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, मैग्नीज हो गया। मैग्नीज के अलावा अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो नॉन फेरस पे आएंगे, नॉन फेरस में कॉपर आ गया, कॉपर के अलावा बॉक्साइट आ गया। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स पर जाओगे तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है फ्यूल मिनरल्स और एक है अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अगर तुम फ्यूल मिनरल्स को देखते हो तो फ्यूल मिनरल्स जो कि एग्जॉस्टेबल वाले मिनरल्स हैं, जो समय के साथ आपका खत्म हो सकते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस हो सकती हैं, और अदर नॉन मेटेलिक में आपके आ सकते हैं माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपका धीरे धीरे कर तुम देख सकते हो कि आपका आगे चलते जाएंगे। चलिए सर, ये बात भी क्लियर हो गई। अब जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटेलिक मिनरल जो कि रिच है मेटल्स के अंदर, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज, ये एग्जांपल हैं। फेरस मैंने तुम्हें बताया जो कि रिच है किसके अंदर, आयरन के अंदर। अगर ये आयरन के अंदर रिच है तो इनके पास कंटेंट ऑफ सोर्स ऑफ आयरन क्या होगा, ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, जिनके पास आयरन का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। तो आयरन का कंटेंट कम होगा, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अदर मेटल, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। नॉन मेटेलिक मिनरल में जाओगे तो नॉन मेटेलिक मिनरल जिसमें आपका मेटल का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक मेटल, ऑर्गेनिक मिनरल और इनऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मिनरल्स वो होते हैं ऐसे मिनरल्स जो कि आपका ऑर्गेनिक मैटर या फिर हम ये कह सकते हैं कि बरीड एनिमल एंड प्लांट से आपका मिलकर तैयार हुए हैं। और इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं? जो कि नेचर ऑफ ओरिजिन जिनका क्या है, जिनका नेचर ऑफ ओरिजिन बेसिकली आप समझते हैं कि भाई हमारे पास इनको छोड़कर कोई ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, एनिमल और प्लांट को छोड़कर बाकी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप चलते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है, और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही बनेगा। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट तरीके से आपका इसको समझिएगा। वो क्या पूछेगा, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स आर, ठीक है। तो तुम्हें क्या क्या बताना है? सबसे पहले हमारा जो मिनरल्स है ना अर्थ के सरफेस पर वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? जैसे मैं तुम्हें बताऊं,
अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर जो हमारा कोयला आयरन वगैरह के पार्ट्स हैं ये तुम्हें आपका बीच वाले सेंटर में दिखाई देंगे, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह वाले प्रपोर्शन में यहां पर ज्यादा मिनरल्स दिखाई देता है। अगर तुम आपका चले जाओगे कहीं गुजरात वगैरह वाले प्रपोर्शन में तो वहां पर पेट्रोलियम का कंटेंट ज्यादा है, आयरन कोयला वगैरह आपका कम हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ जगह पर आपका कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और कुछ जगह आपका कैसे दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं। तो जो हमारे पास मिनरल्स हैं वर्ल्ड के बहुत सारे, कुछ पार्ट में बहुत सारा मिनरल्स है और कुछ पार्ट में आपका मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो हमारे आपका मिनरल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके पास इनवर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी और क्वालिटी का। ये पॉइंट अभी समझा कर आया हूं कि अगर किसी चीज की क्वांटिटी अच्छी होगी तो फिर वो आपका क्वालिटी में डिग्रेड कर जाएगा और अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी में उसकी कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका क्या आता है, मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, समय के साथ आपका ये खत्म हो सकते हैं एंड वंस दे कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्लेनिश इमीडिएटली एट द टाइम्स ऑफ नीड। मतलब आप यही कह सकते हैं कि अगर तुम्हें आपका आज तुमने सारे मिनरल्स खत्म कर दिए एग्जॉस्टेबल वाले, तो कल को तुम्हें वापस चाहिए तो भाई साहब जमा कर दो, पैदा कर दो, ये नहीं हो पाएगा भाई साहब। तो इसलिए आपका क्या करोगे, अगर नीड है तो उनको बचा के रखना है, उनका जुडिशियस यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप भयंकर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, खत्म कर दिए फिर। उसके बाद अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पर जाते हो तो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल इन इंडिया अकर इन दी पेनिसुलर प्लेट्यू। अब सवाल ये उठा कि सर पेनिसुलर प्लेट्यू की आपका कहानी हमको देखने को मिलेगी, तो पेनिसुलर प्लेट्यू का है, देखो ये जो आपका पार्ट है ना, ये पार्ट जो आपका देखने को मिलता है हमको, इधर वाला इलाका हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू से आपका संबंधित है। अच्छा, पेनिसुलर प्लेट्यू एक्सटेंड करता है, तुमको पता है कुछ जैसे हिमालयास का जो पार्ट है ना, तुम नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हो देखते हो, बट जो मेघालय है ना, तुम्हारा मेघालय जो स्टेट है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू के पार्ट का एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से मिलकर बना हुआ है और इसमें रिवर वैलीज, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आपकी दामोदर, फिर सोन रिवर मिल जाएगी, महानदी, गोदावरी। अब सवाल ये उठता है कि ये रिवर्स जैसे दामोदर हो गई, सोन रिवर हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, ये लगभग ये 4 जगह मिलाकर पूरे कोल रिजर्व का 97% सिर्फ यही कवर कर रही हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, पढ़ा तो होगा तुमने, और अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट है तो गोदावरी ये यहां से निकलती हुई जाती है आपका महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से निकलकर आपको किधर की तरफ गिरती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो सर इसका ओरिजिन पॉइंट कहां है, नासिक त्र्यंबकेश्वर में। ठीक है सर, तो ऐसे ही तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि जो एक हमारी सोन नदी है और एक दामोदर नदी है, इनके ओरिजिन पॉइंट कहां से निकल कर आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की साइड जाओगे तो नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड जब तुम पहुंचते हो तो वहां पर सेडिमेंट्री बेसिन कहां पर दिखाई दे रहा है, असम के अंदर। अब ये सेडिमेंट्री बेसिन की जब बात हुई है तो हमारे पास रॉक्स 3 तरीके की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री बेसिन को आप समझते हैं यहां पर ऑफशोर रीजन में, जैसे अरेबियन सी में आप जाएंगे तो अरेबियन सी आपका गुजरात वाली साइड और मुंबई हाइट्स में, यहां पर क्या दिखाई देगा तुम्हें, क्रूड पेट्रोलियम आपका दिखाई देता है। उसके अलावा अब धीरे धीरे कर पहले असम में ही क्यों बोला उसने, क्योंकि तुम्हें मैं बताऊं जब गुजरात और मुंबई में ऑयल की रिफाइनरीज शुरू भी नहीं हुई थी, तब सबसे पहली जो हमारी ऑयल रिफाइनरी थी वो असम में लगाई गई थी। अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसका नाम भी आएगा डिगबोई कर। ठीक है, तो डिगबोई अभी क्या मिलेगा तुम्हें, सबसे इंडिया की पुरानी ओल्डेस्ट रिफाइनरी देखने को मिलती है। एंड न्यू रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन द बेसिन ऑफ कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। तो हमारे पास 3 नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, उनके बेसिस पर आपका चीजें चल रही हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ लाइन लिंकिंग मैंगलोर एंड कानपुर। अब ये एक लाइन है जो कि मैंगलोर कानपुर लाइन को आपका कनेक्ट करती है। एंड मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया, दे मे बी सम स्पोरेडिक अकरेंस एंड देयर इज आल्सो लोकेटेड इन द पॉकेट्स। अब ये कौन कौन सी बेल्ट्स हैं, अब देखो, अब जो इंडिया की जो तुम बेल्ट पढ़ते हुए जा रहे हो ना, वो बेल्ट अब यहां से आएंगे। देखो यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले वो पूछेगा डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो तुम्हें सबसे पहले ये बताना है कि कहां कहां पर मिनरल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स आपका इंडिया में कहां मिलते हैं, फिर दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बतानी है, फिर सेडिमेंट्री बेसिन बतानी है असम के साथ साथ, गुजरात और मुंबई हाइस आपको बतानी है, पेट्रोलियम के नए आपका जो है बेसिकली हमें रिजर्व मिल रहे हैं, और मैंगलोर कानपुर वगैरह वाली लाइन बताकर फिर तुम ये बताओगे कि हमारे पास 3 मेजर बेल्ट है। अब 3 मेजर बेल्ट में सबसे पहले आपका बेल्ट अगर तुम देखते हो तो देखो, कल को कोई तुमसे आपका ऐसा पूछे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू साहब, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है। ठीक है, इसके बाद दंडाकरण प्लेट्यू, ये इधर आपको दिखाई दे जाएगा,
अगर आप उसके अलावा तेलंगाना प्लेट्यू देखेंगे तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आपका अंदर की तरफ जाओगे। डेक्कन प्लेट्यू का ये पूरा रीजन हो गया इधर कर्नाटका प्लेट्यू तक के पास, ये पूरा रीजन देखने को मिल जाएगा। मालवा प्लेट्यू बीच में आ जाएगा, बुंदेलखंड आ जाएगा। उसके बाद शिलोंग ये मेघालय की तरफ चला गया। अब सवाल ये उठा कि ये पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया है, तो ये पूरा आपका रीजन पेनिसुलर प्लेट्यू के साथ मिल जाएगा। तो अब जब छोटा नागपुर प्लेट्यू उसने तुमसे बात की, ध्यान से देखना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, इट इंक्लूड्स द रीजन ऑफ छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है ये आ जाएगा हमारे पास, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। झारखंड का रीजन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उड़ीसा का रीजन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, ये पूरा बेल्ट जो मिलकर तुम्हें तैयार हो रहा है ये तुम्हारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन को कवर कर रहा है। तो सर यहां पर अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इतना बड़ा कवर हो रहा है तो इसमें कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें आयरन ओर मिल जाता है, कोयला, मैग्नीज। अब तुम देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात की है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ साथ झारखंड भी मिल रहा है तुम्हें। अब अगर झारखंड जाओगे तो झारखंड में आयरन भी मिलता है, उसके बाद कोयला भी मिलता है, और ये सारी चीजें आपका मिलकर तुम्हारी तैयार हो रही है, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। And due to the availability of these mineral, most of the iron and steel industry are located here. अब एक बात समझो, अगर कहीं से आयरन निकल रहा है, अगर कहीं से आपका जो है बेसिकली कोयला निकल कर आ रहा है, तो ज्यादातर जो हमारी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो वो प्लेन्स में आकर आपका यहां पर सिचुएटेड हो जाएंगी और यहां पर आपका नदियों के साथ साथ आपका लग जाएंगी चीजें। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ज्यादा जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कहां पर लगाई जाती है, यहीं पर लगाई जाती है। दूसरा हमारे पास आता है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। अब सवाल ये उठा कि अगर ये साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है तो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू या सदर्न प्लेट्यू वाले रीजन में जाओगे तो साउथ वेस्टर्न ये वाला इलाका तो नहीं है, ये साउथ वेस्टर्न इधर वाला इलाके में आ जाएंगी गाड़ी हमारी। अब साउथ वेस्टर्न में जाओगे तुम तो जरा ध्यान से देखना, अगर तुम साउथ वेस्टर्न वाली साइड जाते हो तो उसमें सबसे पहले आता है लोअर कर्नाटका, गोवा एंड कंटीजियस अपलैंड्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। जरा ध्यान से देखो, गोवा के साथ साथ आपका कर्नाटका के साथ साथ आपका केरला, और केरला के साथ साथ आपका तमिलनाडु। तो इसका मतलब है ये पूरा रीजन जो हमारे पास बैठा हुआ है ये साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में आ जाता है। और इसके साथ साथ फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट आर कंसंट्रेटेड हेयर अलोंग विद द हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। दिस बेल्ट इज रिच इन कोल पैक्स एंड एक्सेप्ट नेवेली लिग्नाइट। अब नेवेली लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट कोयले की फील्ड है, और ये नेवेली कहां पर मिलती है, तो ये तमिलनाडु में मिलती है। नेवेली लिग्नाइट फील्ड बहुत बहुत फेमस है, और ये कई बार आपका हायर एग्जाम्स जैसे यूपीएससी वगैरह तक में आपका कंसंट्रेटेड होकर आते हैं और यहां से क्वेश्चन बनते भी रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये बेल्ट किस किस में फेमस है, एक तो कोयला मिलता है यहां पर। अब लिग्नाइट फील्ड को छोड़कर बाकी आपका जगह जाओगे तो बहुत अच्छी बेल्ट है, ये रिच है। नेवेली हैज लिग्नाइट कोल डिपॉजिट ऑफ मोनोजाइट सैंड एंड थोरियम आर फाउंड इन द केरला। अब सवाल ये उठा कि ये तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये वाला जो रीजन है, ये केरला वाला रीजन जो हमारे पास आया, तो यहां पर दो अलग डिपॉजिट मिल रहे हैं हमें। एक कौन सा मिल रहा है, एक तो मोनोजाइट मिल रहा है और एक थोरियम के डिपॉजिट मिल रहे हैं। तो सर क्या बम बना दे, अरे बकवास मत करो। माइंस ऑफ आयरन आर लोकेटेड इन गोवा। तो अब यहां पर क्या है, ये गोवा में आपका जो है आयरन की माइंस भी हमें देखने को मिल जाती हैं। और तीसरी बेल्ट पर जब आप जाते हैं तो सवाल उठता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का। अब देखो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर जाओगे तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन आपका जो है बेसिकली हमें दिखाई देगा। अब ध्यान से देखना, उसने क्या क्या बोला है, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये बेसिकली एसोसिएटेड जो है ये धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है। अब धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स बहुत पुरानी रॉक्स में आपका आते हैं। अच्छा, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स जो है ना ये बड़ी अलग अलग जगह पर आपका देखने को मिलते हैं। कर्नाटका में भी देखने को एक्सटेंशन मिलेगा, फिर इसका नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सटेंशन मिल जाएगा, गुजरात राजस्थान वाली साइड मिल जाएगा। तो ये धीरे धीरे कर डेवलप्ड हुए हैं धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं हम किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू की या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। तो उसमें एक तो राजस्थान वाला इलाका और एक गुजरात वाला इलाका आपको देखने को मिलेगा। और मेजर जो मिनरल्स आपके पाए जाते हैं वो कॉपर है, जिंक है। राजस्थान में ज्यादातर तुम देखोगे बिल्डिंग स्टोन। जैसे एक तो मैं बात बताऊं मजेदार, जैसे तुम कभी जाओगे ना बाहर आपका जाते हो तो तुम्हारे पापा जैसे कभी घर के लिए टाइल्स लेने जाते हैं, तुम्हारे पड़ोसी आपका टाइल्स लेकर आ रहे होते हैं तो तुम भी उनके साथ चले गए। जैसे दिवाली वाली में आपका घर की पुताई उताई होती है ना, अब टाइम शुरू हो गया है, तो जब तुम जाते हो तो वहां पर क्या लिखा होता है, वहां पर यह लिखा होता है कि राजस्थान मार्बल्स वाले। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ सर कि हमारे पास जो राजस्थान है वो स्टोन्स में बहुत ज्यादा फेमस है। और स्टोन्स की जब बात आती है तो स्टोन में क्या क्या हो सकता है, स्टोन में सैंड स्टोन हो सकता है,
ग्रेनाइट हो सकता है, मार्बल हो सकता है, और अर्थ के अदर फ्लूइड्स हो सकते हैं जैसे जिप्सम वगैरह की क्वांटिटी आपको दिखाई दे जाएंगी। तो सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सारे आपको जो दिखाई देंगे। अब देखो इनसे क्या बनता है, मार्बल वगैरह से घर में आपका हम लगवाते हैं आपका मार्बल, नीचे फर्श बनवाते हैं, टाइल्स भी लगवा लेते हैं। एंड सम कंटेंट इंडस्ट्री आर ऑल्सो कंसंट्रेटेड हेयर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन। अब ये देखना, ये जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन है ना, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं हमारी मोस्टली जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है ना, सीमेंट इंडस्ट्री में इनका बड़ा काम होता है डोलोमाइट और लाइमस्टोन वगैरह का। और गुजरात वगैरह वाला जो रीजन है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट अगर तुम जाओगे तो तुमने दांडी मार्च से देख लो, तुम दांडी मार्च की यात्रा से शुरू होती है, दांडी से लेकर साबरमती तक गांधी जी ने जो की थी, तो उस समय भी आपका जो है गुजरात वाला रीजन जो है साथ साथ इसके सॉल्ट भी प्रोड्यूस करने में बहुत माहिर है। तो हमें यहां पर क्या दिखाई देता है, हमें यहां पर सॉल्ट की मात्रा भी दिखाई दे जाएगी। और उसके अलावा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन बेल्ट, जिसमें हमें कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन ये भी दिखाई देते हैं। और इसके साथ असम वैली ऑयल डिपॉजिट में बहुत ज्यादा फेमस है। अभी मैं बताकर आया हूं थोड़ी देर पहले कि असम की जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी में आती है, नाम क्या था, डिगबोई। एंड बिसाइड ऑयल रिजर्व्स आर फाउंड इन द ऑफशोर और नियर मुंबई हाई कोस्ट। अब धीरे धीरे कर इनकी बेल्ट कहां तक एक्सटेंड हो रही है, जो मुंबई वाला रीजन है और मुंबई के साथ साथ आपका जो है बेसिकली गुजरात वाले रीजन में, इनमें शोर्स जो हैं इसके, वहां पर नया पेट्रोलियम क्रूड आपको निकलता हुआ जा रहा है। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर इतनी बातें आपका समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो रॉजर दैट गाइज, एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मक्खन चल रहा है सर, समझ में आता जा रहा है। अब चलते हैं हम स्पेटियल पैटर्न ऑफ मेटेलिक मिनरल की तरफ। अब देखो स्पेटियल पैटर्न ऑफ मेटेलिक मिनरल्स की तरफ तुम जाओगे तो उसमें फेरस मिनरल्स की बात की गई है। और जब तुम फेरस मिनरल्स की बात करते हो तो फेरस मिनरल्स मैंने तुम्हें बताया था कौन से मिनरल्स होते हैं, जिसमें आयरन का कंटेंट होता है। तो आयरन के कंटेंट में आयरन तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, उसके साथ मैग्नीज, क्रोमाइट ये भी आ जाएंगे। और ये मिनरल्स एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कराते हैं हमारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को। अब देखो मेटलर्जी क्या होती है, जैसे तुमने कई सारी इंडस्ट्रीज देखी होंगी, पहले आपका रिफाइन कर फिर उसको बहुत सारा आपका ब्रेकेज डाउन कर फिर उससे मेटलर्जी, और ये प्रोसेस होता है बहुत लंबा। तो तुम मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को आपका देखोगे तो उस पूरी इंडस्ट्री को आपका सपोर्ट कहां से मिलता है, इन्हीं मिनरल्स से आपका देखने को मिल जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम चल रहे हैं आयरन ओर की तरफ, क्योंकि अब हम फेरस मिनरल्स पे पढ़ने वाले हैं और फेरस मिनरल के अंदर हमारी सबसे पहली क्वालिटी है आयरन ओर। ठीक है सर, क्लियर है इतनी बात। अब आयरन ओर में जब तुम चलोगे तो इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट भी कह सकते हो आयरन ओर रिजर्व है एशिया के अंदर। अगर तुम एशिया में देखोगे तो एशिया में सबसे लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व हमारे पास है। और अगर तुम देखते हो तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि डिग्रेडेड क्वालिटी वाले हैं, बेस्ट क्वालिटी के आयरन ओर मिल रहे हैं, जिसमें एक तो हेमेटाइट आता है और एक मैग्नेटाइट आता है। इन दोनों को लिख के रखिएगा सर कि हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो ये दोनों आपकी क्वालिटी को याद रखिएगा। इनफैक्ट ये आप तब भी पढ़ते हो जब आप साइंस में देख रहे होते हो, तो वहां पर भी प्रॉपर्टीज आप इनकी पढ़ते हो। आयरन ओर की बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे यहां से, मतलब छोड़ो तुम, इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका बहुत सारी डिमांड होती है। इंटरनेशनल में इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी कि हम इसको बहुत ज्यादा लेवल पर आपका हाईली क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एंड इंडिया में आपका अगर देखोगे आयरन और माइंस इन इंडिया आर फाउंड नियर द कोल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब देखो, अब बुद्धि कहां चलनी चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अच्छा, मास्टर ने बताया था नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू सर, पर आप तो नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहे हो ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में क्या क्या आ रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में छोटा नागपुर आ जाएगा, छोटा नागपुर के साथ साथ आपका उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा के साथ साथ आपका जो है उड़ीसा के साथ साथ आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। ठीक है सर, क्लियर है इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे पास आ गई बात। अब धीरे से तुमने आपका ये समझ लिया कि ये जो आयरन ओर वाला पार्ट से ये यहां पर आ गया, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में आपका डिमांड ज्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में मिल रहा है। अब इसका एडवांटेज है इंडिया के पास, देखो एडवांटेज कैसे है, अगर दूसरी कंट्री को आपका कुछ आयरन ओर की जरूरत है तो आयरन ओर हम उनको आपका दे सकते हैं और उनसे एक्सचेंज ऑफ डील कर सकते हैं। तो इंडिया अपना दबदबा बना सकता है कि आयरन चाहिए आयरन, लो आयरन देंगे तुमको, पर इसके बदले में डील करनी है हमें। यूएसए कल को आके कह दे तुम्हारी इकोनॉमी खराब है, कहते रहो ट्रम्प साहब आयरन चाहिए आयरन, लो आयरन ले लो, आयरन ले लो, आयरन देंगे, पर क्या करना है, डील करो पहले हमारे साथ। तो अगर कल को ऐसी डिमांड आपका उठ जाए तो हमारे पास हम सफिशिएंट है, हम दे सकते हैं दूसरों को। और आयरन और इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 2004 और 5 में देखोगे तो इंडिया के पास लगभग 20 बिलियन टन्स ऑफ आयरन और रिजर्व
प्रेजेंट है। ये 2004-5 का डेटा बता रहा हूं। अभी कितना भी कम हो गया होगा, तो 20 बिलियन टन से भाई साहब मैं कह रहा हूं 15 बिलियन टन कर दिया होगा, जबकि इतना कम नहीं होता एकदम से। 15 भी मान लो तो भी कोई कमी थोड़ी है भाई साहब तुम्हारे पास। फ्यू इंडियन स्टेट हैव अबाउट 95। अब जो पहला पॉइंट बोला था ना मैंने, जब मैंने तुमसे कहा था कि ये आपका बेसिकली उसके एडवांटेज है, तो मैंने तुमसे कहा था कि इंडिया में और बाकी जगह भी जो हमारे मिनरल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसका एग्जांपल है ये। कैसे? 95% ऑफ मिनरल कुछ ही स्टेट के पास है, बाकी स्टेट के पास फिर वो इंटर स्टेट्स में आपका लड़ाई हो जाती है। इनकी डेवलपमेंट क्यों हो रही है? इनके पास आयरन है। इनकी डेवलपमेंट क्यों हो रही है? इनके पास ये मिनरल है। भाई साहब तुम्हारे पास भी तो कुछ ना कुछ होगा, ऐसा थोड़ी है कि तुम फकीर हो। फिर उसके बाद क्या होते हैं, अब ये दीज स्टेट्स में आते हैं धीरे धीरे कर अब 95% ऑफ टोटल आयरन ओर रिजर्व जो हमें देखने को मिलता है वो कहां से आता है, जरा ध्यान से देखना। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा आयरन आर अकर इन सीरीज ऑफ हिल्स रेंजेस, जिसमें सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार। अब ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन बनेगा यहां से आती है सर हमारी मैपिंग के क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से सर आपके पेपर में क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे कि भैया मैग्नीज में कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा अच्छी है। आयरन ओर अगर मिल रहा है तो उड़ीसा में कौन कौन सी आपका साइट है जहां पर मिलता है, तो सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार, ये तीन आपकी हिल्स की रेंजेस हैं जहां पर हम बेसिकली क्या पाते हैं, आयरन ओर का सफिशिएंट अमाउंट पाते हैं। इंपॉर्टेंट माइंस आर, अब देखो माइंस कौन कौन सी हो गई, ये क्या थी हिल्स। अब माइंस में आ जाओ। सबसे पहली माइंस है गुरु महिसानी। क्या बोला मैंने? गुरु महिसानी। मेरे साथ साथ बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, याद कैसे करना है, बोलते जाओ मेरे साथ साथ, बोलोगे तो आपका समझ में भी आएगा तुमको, ठीक है। गुरु महिसानी के बाद क्या है, सुलेपेट। क्या है दूसरा? सुलेपेट। फिर क्या है, बादाम पहाड़। अब बादाम कहां पर मिलेंगे, बादाम तो सर बादाम मिलेंगे हमको आपका यहीं पर, ठीक है। अब बादाम पहाड़ वाला जो इलाका है ये मयूरभंज से आता है, किरुबुरु केंदुझार, और फिर उसके बाद बोनाई ये सुंदरगढ़ में आपको दिखाई देगा। इसके बाद सिमिलर रेंजेस आपकी झारखंड में भी दिखाई देंगी। अब देखो, ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है, GSB, ठीक है, GSB सबसे पहले गुरु महिसानी, फिर सुलेपट, फिर बादाम पहाड़ और फिर KB, ठीक है, देखें, सुनना आप ध्यान से। इसकी ट्रिक अगर मैं तुम्हें याद करने की बताऊं तो कैसे याद रखोगे, GS बड़ी, क्या याद रखोगे, GS बड़ी KB। अब देखो KB की जगह इसको आप क्या कर सकते थे, GB, ठीक है, या फिर इसको आपका ऐसा भी बोल सकते हो GS बड़ी किलोबाइट, कुछ भी आपका याद रखने के लिए तुम बना लो। अब G से क्या हो जाएगा, G से आपका क्या हो गया, गुरु महिसानी के बाद S से क्या हो गया, सुलेपट, B से क्या हो गया, बादाम पहाड़, फिर KB से क्या हो गया, KB से आपका किरुबारी, और फिर उसके बाद आपका जो है B से क्या हो गया, तो B से बोनाई आ गया। ये याद करने की ट्रिक्स हैं, ऐसे तुम आपका क्या कर सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाद हम ओल्डेस्ट आयरन माइंस की तरफ जा रहे हैं, तो आयरन स्टील प्लांट्स आपका लोकेटेड है यहां पर। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट माइंस आर नोआनमुंडी, गुआ। ये नोआमुंडी गुआ लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट। अब समझना जरा ध्यान से, पूर्वी पश्चिम डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वी में आपका नोआमुंडी आ जाएगी और गुआ कहां पर आ जाएगी, पश्चिमी में। दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेलाडिला। अब ये दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडिला जो रीजन है, मेरा सवाल ये है कि दुर्ग जो है, दुर्ग ये कौन सी स्टेट में पड़ता है, दुर्ग दंतेवाड़ा, तो सर क्या ये झारखंड में पड़ता है? ध्यान से देखना, डली, राजहारा इन दुर्ग आर इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ ओर इन द कंट्री। तो अगर सबसे फेमस आपका माइंस देखोगे तो उसमें से तुम्हारे पास एक तो डलई और राजहारा और फिर दुर्ग, ये बेसिकली आपका क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम धीरे से आपका कर्नाटका की तरफ अब चल रहे हो तो कर्नाटका में सबसे फेमस तुम्हें दिखाई देगी संदूर हॉस्पेट, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट दिखाई देगी वो दिखाई देगी बलेरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सी दिखाई देगी, बेलेरी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बाबा बुदान हिल्स। यहां से पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है, कैसे पूछ सकते हैं तुम्हारे आपका हाफ ईयरली के अंदर कि बाबा बुदान हिल्स कौन सी स्टेट में लाई करती हैं, सुंदरी हॉस्पेट या संदूर हॉस्पेट कौन सी, ऑपरेशन संदूर कर्नाटका में संदूर हॉस्पेट आपका देखने को मिल गया, बलरी डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ शिबामोगा, चित्रदुर्ग एंड तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, ये सब कहां पर मिल रहे हैं, ये सब कर्नाटका में मिलेंगे। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रापुर, भंडारा और रत्नागिरी, ठीक है। एक होता है CPR, ठीक है, एक देते हैं CPR, ठीक है। CPR की जगह तुमने क्या दे दिया, तुमने दे दिया CBR,
तुमने क्या दे दिया सर, सीबीआर। सी से क्या हो गया, सी से हो गया चंद्रापुर, बी से हो गया भंडारा और आर से क्या हो गया, रत्नागिरी। तो सीबीआर तुम्हें क्या देना है, सीबीआर तुम्हें देना है इसलिए क्योंकि ये महाराष्ट्र में पड़ने वाली माइंस है। तो महाराष्ट्र में जो माइंस हमको एग्जिस्ट मिलती है आयरन ओर की, उनको तुम याद रखोगे सीबीआर से। उसके बाद सर आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद करीमगढ़ एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, कुरनूल कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सालेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर माइनिंग रीजन्स। और गोवा भी अब धीरे धीरे कर आपका इमर्ज होता हुआ जा रहा है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, ये ट्रिक्स आपका याद जरूर रखते चलना, क्योंकि इस चैप्टर में याद करने का बहुत है, माइंस लोकेट करने को आ सकती है, क्वेश्चन कैसे भी बने तुम्हें आपका तैयार रहना है। तो इसलिए सबसे पहले आपका यहां से हमने आयरन की तरफ बात करी। उड़ीसा के अंदर चलोगे तो उड़ीसा में देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, सबसे पहले सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार, गुरु महिसानी, सुलेपुट, बादामपाड़, मयूरभंज, किरुबारी, ये सारी आपका। अब देखो यहां से मैंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा सा आपका सिर्फ उड़ीसा के बारे में बता दिया। फिर उड़ीसा के बाद आपका छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी हैं, तो ये धीरे धीरे कर दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडिला, उसके बाद डलई राजहारा, कर्नाटका की माइंस, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, ये मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट से दिए। अब तुम्हें एनसीईआरटी की तरफ भागने से ज्यादा अच्छा यहां से तुम आपका क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब दूसरे मिनरल्स की तरफ चल रहे हैं हम, जिसमें हम मैग्नीज की बात करेंगे। पर मेरा सवाल तुमसे यह है कि क्या इतनी बात आपका तुमको समझ में आ गई है, और अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे नारा चाहिए कि यस सर, वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट इट। तो अब जो मैग्नीज तुम्हारे सामने है, ये मैग्नीज इतना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल को अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं ज्यादातर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर हम जो ज्यादा फोकस रखते हैं वो मैग्नीज का रखते हैं। अब जरा तुम ध्यान से देखो, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैग्नीज से क्वेश्चन आता है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट बेसिकली मिनरल, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, और एक स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉयज। अब जो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर है ना, इसकी स्मेल्टिंग की पूरी प्रक्रिया होती है, और इस स्मेल्टिंग की प्रक्रिया को अगर आप देखोगे तो ये मैग्नीज में आपका क्या दिखाई देगा, बढ़िया दिखाई देगा, मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। अब देखो धारवाड़ सिस्टम बेसिकली जियोलॉजिकल एजेस में आपको दिखाई देता है, बट उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। अब ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या होता है, जब चीजें आपका बन रही होती हैं, जैसे तुमने आपका 11th क्लास में तो शायद नहीं पढ़ा होगा, पर हम जब जियोलॉजिकल टाइम साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें आपका हम अलग अलग तरीके से जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को देखते हैं। तो उसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से हमारा धारवाड़ सिस्टम भी एसोसिएटेड है, और इसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो आपको दिखाई देंगी। इस मैप को बहुत ध्यान से देखना दोस्त, है ना, ये जो मैप है ना, तुम्हारे लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी का मैप है ये, और इसमें कुछ 3-4 चीजें आपको बता रखी हैं। क्या क्या बता रखा है, सबसे पहले एक आपको ऐसे करके बॉक्स में दे रखा होगा, ये जो बॉक्स है ना तुम्हारे पास, ये बॉक्स में आपको दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, ध्यान से देखो, ये बॉक्स जो आपका सबसे ऊपर दे रखा है, इसमें बता रखा है तुम्हें आयरन ओर फील्ड्स, मतलब जो फील्ड्स है। दूसरा ट्राइंगल के साथ आपको बना रखा है, ट्राइंगल में क्या है, आयरन और माइंस। अब ये माइंस आपके देखने को मिलती हैं। तीसरा, अगर आप इसके फॉर्मेशन पे देखेंगे, स्टार फॉर्मेशन पे, तो इसमें तुम्हें पोर्ट्स की बात हो रखी है। अब ये पोर्ट्स कौन से पोर्ट्स हैं, जहां से आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो ऐसे कर आपको दिखा रखा है इस तरीके से, और ये प्लस साइन दे रखा है इसमें, ये मैग्नीज के बारे में बात हुई है। अब जरा एक बार ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले पोर्ट्स की बात कर लेता हूं। अब आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पोर्ट देखो तुम पैराद्वीप में, ये पैराद्वीप आपका जो है बेसिकली उड़ीसा वाली साइड दिखाई देता है। मैपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं साथ साथ तुम्हें मैप भी दिखाता चल रहा हूं। इस चैप्टर के मैप तुम्हारे पेपर तक में आते हैं, ये कंफर्म है। दूसरा जो आपका साइट है या पोर्ट जिसको हम बात करते हैं, ये पोर्ट कौन सा है, तो ये पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक मंगलुरु पोर्ट आता है, ये मंगलुरु पोर्ट आपको याद रखना है। इसके बाद एक मरबेगांव पोर्ट है, इसको याद रखना है, गोवा में देखने को मिलता है। अब ये पोर्ट्स अगर तुमसे पूछे कहां कहां पर है, तो गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उसके अलावा उड़ीसा। अब सर उसके अलावा तुमकुरू, इसके अलावा चिकमंगलुरु, इसके अलावा कुंद्रेमुख, इसके अलावा भाई साहब आपका चित्रदुर्ग, ये जो ट्राइंगल वाले हैं ये आयरन और माइंस है। बट अगर आप शिवामोगा को देखेंगे कर्नाटका के अंदर, तो शिवामोगा क्या है, ये मैग्नीज के लिए फेमस है। ऐसे ही आप बेलाडिला देखिए सर, बेलाडिला, उसके बाद आपका चंद्रापुर, ये भंडारा, ठीक है। अब भंडारा छोड़ दीजिए, चंद्रापुर और बेलाडिला ये दोनों किसके लिए फेमस है, आयरन और माइंस के लिए। बट नागपुर, भंडारा ये दोनों महाराष्ट्र वाली साइड आपको दिखाई देंगे, रत्नागिरी, भंडारा, नागपुर वगैरह ये साइड है आपका नाम महाराष्ट्र। बट बालाघाट चले जाएंगे तो बालाघाट मैग्नीज के लिए आपका उधर चला जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद आप दुर्ग वगैरह वाले इलाके में देखेंगे, केंदुझार, मयूरभंज, गोवा, ये सब उड़ीसा वाली साइड चला जाएगा।
तो इसीलिए बोल रहा हूं कि मैपिंग को एक बार मार्क करके देखना। द ओनली थिंग जो तुम गलत करते हो पेपर के अंदर वो ये होती है कि मास्टर ने बताया, किसी भी टीचर से आपने देखा और वीडियो देखकर आपने आराम से आपको उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर ली, मेमोराइज तो कर लिया, बट उसके बाद पैराद्वीप तुम यहां की जगह पता है कहां लगाते हो, यहां। तुम्हारा उड़ीसा उठ के यहां पहुंच जाता है बंगाल के अंदर। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपका क्या करना पड़ता है, ऐसा ना होकर ये देखो, जैसे मैंने बांग्लादेश में आपका मार्क कर दिया, पर ये बांग्लादेश में है नहीं। कहीं ऐसा कह दो कि सर अखंड भारत हो गया सब, नहीं 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 नहीं, इधर देखो, ये इधर वाली साइड आपका पहुंच जाओगे। तो ये वाला आपका पूरा मैपिंग तुमको आराम से देखना है, ठीक है सर। अब आराम से देखिए, अब जैसे अगर तुम्हें आपका एक ट्रिक याद रखनी है, देखो जो उड़ीसा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब है जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्टर नहीं, या फिर आपका जिसके पास रिजर्व है वो नहीं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के तौर पर उड़ीसा को जाना जाता है। और उड़ीसा के पास हमारे पास आयरन और जो बेल्ट है वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट माइंस जो इसमें दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखना, ठीक है, बाबू कलगंज, बाबू कलगंज, या ऐसा मत लिखो, कलगंज से तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बाबू कालिया, ध्यान से देखना, बाबू कालिया सब गए बाबू कालिया सब गए खाना खाने बाहर। ये क्या है सर, ये ट्रिक है सर। कैसी ट्रिक है जरा ध्यान से देखो, बाबू कालिया, बाबू और कालिया ये दो अलग अलग बंदे हैं, तो सब कहां गए हैं, सब गए हैं बाहर, खाना खाने बाहर, ठीक है। अब जैसा ट्रिक देखना, बी से बोनाई, बी फॉर बोनाई, बी से बोनाई हो गया, के से केंदुझार हो गया, केंदुझार के बाद आपका सुंदरगढ़ हो गया, सुंदरगढ़ के बाद आपका गंगपुर हो गया, गंगपुर के बाद कोरापुट हो गया, कोरापुट के बाद कालाहंडी हो गया और बोलनगिर हो गया। तो बाबू कालिया सब कहां गए हैं, बाबू कालिया सब गए हैं, ये कहां गए हैं, तो ये गए हैं खाना खाने बाहर, खाना खाने बाहर। तो खाना खाने बाहर जब आपका गए ये, तो इसको आपने क्या रखना है, इसको आपने याद रखना है। चलिए सर, इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। दोबारा अब देखिए, अगर तुमसे उड़ीसा की अगर कोई पूछता है कि उड़ीसा की इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि आपका माइंस वगैरह के लिए फेमस हैं, तो तुम्हें ये बता देना है। अब मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देगा बालाघाट, अभी बताकर आया हूं मैं मैग्नीज के लिए, कहां पर था, तो बालाघाट आपका ये आ गया ऊपर, ठीक है सर। इसके अलावा छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ आपका फेमस इलाके हैं जो कि मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। कर्नाटका में आ जाओगे तो धारवाड़, बेलरी, बेलगाम, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलूर, शिमोगा और चिरादुर्गा, टुमकुर। अब देखो, बीबी ने खाने को ऐसा भी याद रख सकते हो तुम, इसकी एक ट्रिक थी बड़ी बढ़िया सी, मैं भी बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो कर्नाटका वाली ऐसे माइंड से याद रखो, पर इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो रहता है, उनकी जो आयरन स्टील वगैरह की जो फैक्ट्रीज हैं या फिर आपका इंडस्ट्रीज हैं या प्लांट्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर बने हुए हैं, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी दिक्कत बैठती है। उसके अलावा नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, इन तीनों को याद रखिएगा, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, तीनों फेमस किसके लिए है, महाराष्ट्र के लिए। और मैग्नीज माइंस में आपका जो है बेसिकली ये दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में बालाघाट बता दिया, छिंदवाड़ा, नीमार, मांडला और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ये फेमस हो गए। और बाकी अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आंध्र प्रदेश, गोवा और झारखंड हमें दिखाई दे जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं, ये तो अभी तक आप फेरस की बात कर रहे थे, अब अपन चल रहे हैं आपका नॉन फेरस की तरफ। नॉन फेरस में अगर आप जाएंगे तो इंडिया के पास डिपॉजिट है बॉक्साइट के, बट लैकिंग बिहाइंड इन अदर नॉन फेरस मिनरल। अब जैसे बॉक्साइट में तो आपका बहुत अच्छा हमारा नाम है, बॉक्साइट में इट इज द ओर दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। जितने भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड आपका चीजें रहेंगी उनके एल्यूमिनियम प्रोडक्ट या एल्यूमिनियम को आपका प्रोड्यूस करने के लिए बॉक्साइट दिखाई देता है। इट इज फाउंड इन द लेटराइट रॉक, मोस्टली इन द प्लेट्यूज। अब ज्यादातर आपका जो बेसिकली हमें दिखाई देता है बॉक्साइट वगैरह, ये कहां पर दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है सर हमें किस में, पेनिसुलर प्लेट्यू वाला इलाका, और ज्यादातर आपका जो है बेसिकली प्लेट्यूज के अंदर, कोस्टल एरियाज में भी दिखाई दे जाएगा। तो सर कोस्टल इलाका, ये वाला आपका पूरा कोस्टल इलाका हो गया। और इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो कि बॉक्साइट के लिए फेमस हैं, अब जरा ध्यान से देखो, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, अभी मैंने एक मैग्नीज पे भी बताई बात करी थी। तो अगर तुम देख रहे हो तो प्रोड्यूसिंग बेसिकली उड़ीसा में आ गई, हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कलहंडी, संबलपुर,
आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। अब देखो ये माइंस के नाम है, कौन कौन से हैं? कलहंडी, संबलपुर, कलहंडी, संबलपुर, कलहंडी, संबलपुर, ठीक है। ख्याति श्री, ख्याति श्री, अब ये कौन है? ख्याति, अरे वैसे याद करने के लिए बताया तो मैं, है ना, ख्याति श्री। तो ख्याति श्री आपका जो है एक दोस्त है मेरी, तो ख्याति श्री से आपका याद रखोगे कलहंडी और संबलपुर, ठीक है। द अदर टू एरियाज विच हैव बीन इंक्रीजिंग, अब वो धीरे धीरे कर बोलनगीर और कोरापुट, ठीक है। बकैत है, बकैत है, ठीक है। ये क्या है? ये बकैत है। जैसे बकैती मैं करता हूं ऐसे ये बकैती करती हैं। तो ख्याति श्री बकैत है, बकैत से आपका BAI, तो बकैत से हो गया बोलनगीर और के से हो गया कोरापुट। तो ये कोरापुट और बोलनगीर ये दोनों आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो लोहादरगा पेटलैंड्स, ये पेटलैंड्स है, पैलेंट्स नहीं है, यहां पर आप पेटलैंड्स याद रखिएगा, पेटलैंड्स ऑफ लोहादरगा, झारखंड इन लोहादरगा बस इलाके जो रिच डिपॉजिट में आपका झारखंड में जाने जाते हैं। गुजरात में भावनगर और जामनगर, ये तो तुम वैसे भी याद रख पाओगे कि भावनगर और जामनगर कहां पर है, तो भावनगर और जामनगर गुजरात में दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में बेसिकली आपको देखेंगे तो अमरकंटक प्लेट्यू रीजन डिपॉजिट में अच्छा है इनके पास। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर आपका याद रहना चाहिए कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और बालाघाट हैव इंपॉर्टेंट डिपॉजिट ऑफ इसके। और तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा ये बेसिकली प्रोड्यूसर है हमारे बॉक्साइट के। ये कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। अब आते हैं कॉपर के पास। कॉपर अगर तुम देख रहे होगे तो ऐसी ये तुमने कहीं कहीं देखी होंगी, कहां देखी है कॉपर वाली ऐसी वायर्स? सर फैंस में आप अगर खोलते हैं तो कुछ ऐसी वायर दिखाई देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आपका ऐसे सवाल दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ आपका। अच्छा, तो इसका मतलब है सर जो हमारे पंखे की आपका वायर तैयार होती है या मोटर तैयार होती है, तो मोटर वगैरह के अंदर क्या होता है? कॉपर ही होता है। हाँ, तो कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वायर्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर सब में आपका दिखाई देगा, क्योंकि मोटर तो आपका हर किसी में फिट है, तो ज्यादातर कॉपर का इस्तेमाल होता है। एलॉयबल, मेलिएबल, डक्टेबल, शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, फिर थिन वायर में आपका कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंडिस्पेंसिबल मेटल्स इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, वायर बनाने के काम आती है, इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर सब में इस्तेमाल होता है। और ये स्ट्रेंथ भी देता है, ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरीज में आपका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए कॉपर को आप आराम से याद रख सकते हैं। अब इसकी कुछ साइट्स है, जैसे झारखंड में कौन सी है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में कौन सी है? बालाघाट। राजस्थान में कौन सी है? झुंझुनू और अलवर। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला और गुंटूर। कर्नाटका में चित्रदुर्ग और हसन। तमिलनाडु में साउथ आरकोट। अब देखो, जब बेसिकली आपका लड़ाई उड़ाई चल रही थी ना, तो जो हमारे जैसे ये आते थे, क्या नाम है इनका, यूरोपियंस का एडवेंट हुआ था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो उस समय जो हमारे फ्रेंच थे, फिर आपका डच आए थे, तो इनकी अलग अलग लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने इस वाले नाम को, आपका यूरोपियंस ने इस तमिलनाडु वाले इलाके को आरकोट के नाम से जाना था। समझ रहे हो मेरी बात? और इसीलिए तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसको आरकोट के नाम से जानता है, साउथ आरकोट। उसके अलावा सर माइनर प्रोडक्ट ऑफ कॉपर आर अग्निगुंडाला, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड चित्रदुर्ग और हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये माइनर प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। बाकी सब जितने भी ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं नाम, ये कौन से हैं? मेजर प्रोडक्ट्स के नाम हैं ये। अब देखो, ध्यान से देखो जरा एक बार, अगर कल को मैं तुमसे ऐसा पूछ लूं, ध्यान से देखो, अब मैं भाई इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें दिखाता हूं। देखो जरा ध्यान से देखो, देखो ये वाला इलाका देखो तुम, गुजरात, इधर वाला इलाका गुजरात। अब इसके इधर आओगे तो ये वाला इलाका कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। अब देखो कल को तुमसे उसने क्या क्या पूछा, कल को उसने तुमसे ये पूछा कि बॉक्साइट के लिए कौन सा इलाका फेमस है, और तुमसे कह दिया कटनी। तो भाई साहब तुम्हें पता होना चाहिए कटनी मार्क कहां करना है। कटनी मार्क करना है तो सर MP में होगा। अच्छा चलो, कटनी ना पूछकर उसने आपका जो है बेसिकली जबलपुर वाला इलाका पूछ लिया, तो जबलपुर भी आपका इसी में आएगा। उसके बाद अगर उसने तुमसे पैराद्वीप की बात कर ली, चलो अब पैराद्वीप वाली बात कर लेते हैं। तो सर अगर वो पैराद्वीप की बात कर रहा है तो पैराद्वीप तुम्हें कहां दिखाई देगा? पैराद्वीप तुम्हें यहां पर दिखाई देगा ऊपर की तरफ। और अगर सर वो विशाखापट्टनम की बात कर रहा है तो विशाखापट्टनम आपका यह आ गया। फिर सर अगर वो तमिलनाडु आरकोट की बात कर रहा है तो साउथ आरकोट की बात की है उसने, यहां पर आ जाएगा। फिर अगर वो कर्नाटका में कह रहा है कुंद्रेमुख वगैरह, तो आपका ऐसे। मैंने ये क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है ताकि तुम जैसे मैं मार्किंग करके तुम्हें दिखा रहा हूं, ऐसे ही तुम भी एक मैप लेकर, अलग अलग मैप लेकर उसमें बॉक्साइट के अलग करना, फिर उसके बाद आपका जो है आयरन ओर के अलग करना, मैग्नीज के अलग करना, और इनकी मार्किंग जरूर कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि अजमेर और बेवाड़ ये वाले इलाके है ना, अब जैसे इसमें साइट है राजस्थान के अंदर झुंझुनू और अलवर। अब झुंझुनू अलवर के लिए तुम्हें ये तो पता होना चाहिए गुजरात और राजस्थान मिक्स ना हो जाए। तो अगर तुम्हें ये पता होगा तो तुम भाई साहब इसको लगा पाओगे कि अच्छा चलो ये राजस्थान है हमारे पास।
बिहार में अगर पूछ ले तो बिहार पता होना चाहिए कि सर बिहार यहां पर हमें दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में तुम्हें आपका थोड़ा सा रीजन मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपका ये स्लाइड लगाई थी। अब आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल पर। अभी मेटालिक की बात कर ली, फेरस नॉन फेरस सब हो गए। अब आते हैं लाइमस्टोन और डोलामाइट पर। ये ज्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़े फेमस होते हैं। फॉस्फेट एंड माइका आर सम नॉन मेटालिक प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। माइका इज इंपॉर्टेंट अमंग देम व्हाइल अदर आर प्रोड्यूस्ड फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन। इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, सबसे पहले माइका की बात कर लेते हैं। माइका बेसिकली आपका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। स्प्लिट इनटू वेरी थिन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल शीट्स। बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग भी होंगी, थिक भी होंगी और आपका शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ड्यू टू रेजिस्टेंस क्वालिटी इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर को आप देख लीजिए। सबसे पहले हाई क्वालिटी का जो माइका है ना, वो बेल्ट एक्सटेंड करती है हमारी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड 22 किलोमीटर इन विथ इन लोअर पार्ट्स ऑफ झारखंड हजारीबाग प्लेट्यू। तो सबसे हाई क्वालिटी की जो आपका बेल्ट है, जिसके लिए बेसिकली आपका ये वाला इलाका जाना जाता है माइका का, तो ये कहां पर है, तो ये झारखंड हजारीबाग प्लेट्यू में आपका देखने को मिलता है। और ये हजारीबाग प्लेट्यू कहां पर है, झारखंड में, विच प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑफ माइका। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहां से तैयार हो गया। दूसरा वो कह रहा है आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जगह, तो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका। राजस्थान जाएंगे तो 320 किलोमीटर बेल्ट फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा। तो ये जयपुर से भीलवाड़ा की जो एक बेल्ट है, अब जयपुर नाम सुनकर तो तुम्हें पता है राजस्थान के अंदर ही आएगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में वैसे भी है, पहले से भी है। तो ये उदयपुर वाले इलाके से लेकर ये सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका माइका। कर्नाटका में जाओगे तो मैसूरू, मैसूरू तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में पहले से ही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो कर्नाटका में मैसूरू और हसन, अब ये हसन नया नाम आ गया, तो हसन के लिए तुम्हें पता है कर्नाटका में जाना है और ये माइका का प्रोड्यूसर है। बाकी चलोगे तो कोयंबटूर, त्रिचुरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी, ये सब तमिलनाडु में दिखाई देते हैं। अभी याद करो जरा, मैग्नीज वगैरह के बाद मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है, तो मैंने तुम्हें रत्नागिरी वाली बातें दिखाई थी, फेरस मिनरल्स वाली आपका चीजें दिखाई थी, मैप दिखाया था, रत्नागिरी, भंडारा, नागपुर, कहां, महाराष्ट्र में। उसके बाद एलेप्पी, एलेप्पी आपका कहां दिखाई देता है, केरला में, बहुत फेमस है आपका एलेप्पी जगह, टूरिज्म वगैरह के लिए भी फेमस है। उसके बाद आपका पुरुलिया और बंकुरा, ये दोनों वेस्ट बंगाल में, और ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये सब आपके जाने जाएंगे डिपॉजिट्स के तौर पर। और डिपॉजिट किस चीज के हैं, माइका के हैं सर। अब ज्यादातर जो अब हम बात करेंगे, अब ये तो अभी तक हम देख रहे थे मेटल, नॉन मेटल, फेरस, नॉन फेरस। अब हम जो बात कर रहे हैं वो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सारे सेक्टर अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें एनर्जी रिसोर्सेज वाले, ये ज्यादातर एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके साथ साथ हमारी एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आपका क्या दिखाई देंगे, हमारे पास इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजों में आपका दिखाई देंगे। अच्छा, इसमें भी अभी हम कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को देखेंगे, वो आप दिखाई देंगे। बट एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, ये किसी भी तरीके से हमारी जो आने वाली आपका रिसोर्सेज हैं या इकोनॉमी है, उसको बूम देने का काम करेंगे। क्यों, हमें धीरे धीरे स्विच करना है। किसकी तरफ स्विच करना है, जैसे अगर तुम कोयले वगैरह पर देखोगे तो कोयले वगैरह पर तो हम नहीं रहेंगे, तो कोयले वगैरह से स्विच कर हमें कहां आना है, ऐसी ग्रीन एनर्जी पर आना है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी कैसी है, एग्जॉस्टेबल है नेचर के अंदर, या फिर आप ये कह लो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या होते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे कर आपके खत्म होते जा रहे हैं। तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये खत्म होते जा रहे हैं, तो एग्जॉस्टेबल है नेचर में। अब जो ये एग्जॉस्टेबल है नेचर में, तो सबसे पहले तो मैं मिनरल्स, नॉन फेरस वाले आपका एग्जांपल देख लो जरा एक बार। अब देखो, नॉन फेरस को भी मार्किंग आपका करने आएगी। अभी फेरस दिखाए थे, अब जैसे नॉन फेरस की आपका बात कर ली अपन ने, तो नॉन फेरस में दो चीजें आई हैं, एक कॉपर आया और एक बॉक्साइट आएगी। अब कॉपर को जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने सबसे पहले आपका देखा बालाघाट, तो बालाघाट में कॉपर दिखाई देगा, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद अमरकंटक देखा, अमरकंटक किस चीज के लिए फेमस है, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है, पढ़ाकर आया हूं अभी बॉक्साइट में। फिर कटनी वाला इलाका जो है किस चीज के लिए फेमस है, बॉक्साइट, कटनी जबलपुर एमपी में है दोनों। फिर हजारीबाग प्लेट्यू पर आ गए, हजारीबाग प्लेट्यू कहां पर है, झारखंड में है, और झारखंड किस चीज के लिए फेमस है बेसिकली, तो सर कॉपर के लिए फेमस है। फिर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पर आ गए। फिर ऐसे ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये किस चीज के लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। मैकाला हिल्स, ये मध्य प्रदेश वगैरह वाली साइड में दिखाई देती है आपको। फिर कोरापुट, ठीक है, तो ये सब क्या है। अच्छा, ऐसे ही इधर आ जाओ, भीलवाड़ा,
उसके बाद उदयपुर, उसके बाद खेतड़ी माइंस। ये खेतड़ी माइंस कॉपर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जब तुम जयपुर जाते हो बीच में पड़ती है ये। अलवर हो गया, अलवर किस चीज के लिए फेमस है? कॉपर के लिए फेमस है। तो ये जो मैप है, इस मैप को आपका क्या करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंटली आपने पढ़ते जाना है और मार्किंग करके देखनी है। फेरस नॉन फेरस मैंने करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले आपका कोयले की तरफ चल रहे हैं अपन। अब देखो कोयला अगर तुम देखोगे ना, तो हमारे पास टोटल 4 बेस्ट क्वालिटी, मतलब 4 तरीके का कोयला होता है, उसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी देखना कौन सी है। सबसे ऊपर आता है इसमें एंथ्रासाइट। कौन सा आता है? एंथ्रासाइट। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। इंडिया में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले इलाकों में दिखाई देता है। फिर आपको दिखाई देता है लिग्नाइट। अच्छा, लिग्नाइट को ब्राउन कोयले के नाम से भी जानते हैं। ये आपके तुम्हारे क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ब्राउन कोयला किसको कहते हैं, तो लिग्नाइट को कहते हैं। फिर आता है बिट्यूमिनस। थर्ड क्वालिटी कोल आपका जो है हमें दिखाई देता है। तो बिट्यूमिनस आपका हो गया, ज्यादातर आपका नॉन कुकिंग वगैरह वाले पर्पस में आता है। और फिर एक आता है हमारे पास पीट, और हमारे पास जो इंडिया में ज्यादातर है वो बिट्यूमिनस ही आपको दिखाई देता है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज रिक्वायर्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। और इंडिया में लगभग 80% जो है वो बिट्यूमिनस ही है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 80% आपका कोयला कौन सा है, तो बिट्यूमिनस दिखाई देता है। ज्यादातर किस चीज में काम आता है, तो नॉन कुकिंग ग्रेड में काम आता है। और इसके 2 सीक्वेंस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है गोंडवाना कोलफील्ड्स और एक है टर्शरी कोलफील्ड्स। अब देखो ये गोंडवाना जो है बेसिकली, जब हमारा गोंडवाना का आपका कल्चर देखेंगे आप, तो जैसे अभी आगे दिखाऊंगा अभी मैं आपको गोंडवाना कोलफील्ड वाला इलाका, तो ये सब जो आपका डेवलप्ड हुआ है ये गोंडवाना कोलफील्ड से आपका आया है। और फिर अगर आप टर्शरी वाले पार्ट पर जाएंगे तो टर्शरी में ज्यादातर आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में कौन कौन से आते हैं? मेघालय हो गया, असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब टर्शरी का पार्ट है। तो जरा एक एक कर आपका मैं इनको समझाता हूं। तो अभी तुम्हें क्या पूछा तुमसे, तो सबसे पहला आया कि अगर तुमसे 2 रॉक सीक्वेंसेस पूछेंगे कोयले के, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहला है गोंडवाना कोलफील्ड्स और दूसरा आता है टर्शरी कोलफील्ड। और लगभग 80% आपका कोयला डिपॉजिट इंडिया के अंदर बिट्यूमिनस है, नॉन कुकिंग ग्रेड पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें मैंने बता दिया, दे लाई इन द झारखंड बेल्ट, बंगाल कोल बेल्ट एंड 2 इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स आर, एक तो रानीगंज, झरिया और बोकारो, गिरीद और करणपुरा भी याद रखिएगा। अब आता है गोंडवाना की तरफ। दामोदर वैली जो है, दामोदर वैली सबसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड इंडिया की है। झारखंड और वेस्ट बंगाल कोयले के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं, एंड एंटायर एरिया ऑफ दिस इज कोलफील्ड। अगर तुमसे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कोलफील्ड पूछी जाए तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोलफील्ड आपका झरिया में दिखाई देगी। उसके बाद रानीगंज जो कि सेकंड फील्ड है लार्जेस्ट के हिसाब से, फिर बोकारो आ जाता है, फिर गिरीद आ जाता है, करणपुरा आ जाता है, और इंपॉर्टेंट कोलफील्ड्स की तरफ आप चले जाएंगे। अगर सिर्फ रिवर्स की बात कर ले तो रिवर्स में गोदावरी आ जाएगी, महानदी आ जाएगी और सोन नदी आ जाएगी। इन तीनों को याद रखिएगा। झरिया लार्जेस्ट कोलफील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, द अदर रिवर वैलीज आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर आर सिंगरौली, मध्य प्रदेश में है, ये देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सिंगरौली कोलफील्ड्स इन लाइज इन उत्तर प्रदेश वाले इलाके से भी आपका टच कर जाता है। कोरबा छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है, तालचर रीजन एंड रामपुर रीजन ये उड़ीसा में दिखाई देगा, चंदावर्धा इलाका, कामटी एंड बांदेर ये महाराष्ट्र वाले इलाके आ जाएंगे, सिंगरेनी तेलंगाना एंड पंडूर इन आंध्र प्रदेश। टर्शरी में जाओगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश। तुम तो अगर कुछ याद ना रख पाओ तो तुम तो सीधे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाना। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड के बाद असम आ जाएगा, असम के बाद मेघालय आ जाएगा। फिर ये सारे रीजन आपका जो है देखने को मिल जाएंगे, असम, मेघालय। तो ये सारे पार्ट आपके यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। अब जैसे तुमसे पूछा उसने चेरापूंजी, तो चेरापूंजी मुझे पता है कि मेघालय में है। पहले बारिश के लिए सबसे ज्यादा जाना था, अब मौसेरम हो गया। उसके बाद म्यूलोंग एंड लैंगरिन जो कि मेघालय वाली साइड है, माकूम, जयपुर एंड नजीरा इन अपर असम। उसके बाद नामचिंग नामरूप ये अरुणाचल प्रदेश में है, और कालाकोट जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है। देखो कालाकोट से कैसे याद रखोगे तुम, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में जो भी आपका डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी लड़ाई चलती रहती है, तो वो ज्यादातर आपका कोर्ट में जाते रहते हैं मामले। तो कोर्ट में क्या पहनते हैं? काला कोट। तो काला कोट से याद क्या रखोगे? जम्मू कश्मीर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब टर्शरी फील्ड की तरफ चलते हैं। टर्शरी फील्ड में क्या है? सबसे पहले आता है मेघालय। मेघालय में दरानगिरी, चेरापूंजी, म्यूलोंग एंड लैंगरिन ये मेघालय में है। असम में माकूम, जयपुर, नजीरा ये अपर असम का इलाका है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामरूप, जम्मू कश्मीर में कालाकोट ये कुछ इलाके हैं जो कि आपको टर्शरी कोलफील्ड से आपका रिलेटेड दिखाई देंगे। इन दोनों को याद रखिएगा, यहां से कोयले से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना कोलफील्ड्स और टर्शरी के बीच में आपका डिफरेंस पूछ सकता है, तो मैं दोनों पता होने चाहिए। अदर कोलफील्ड्स पर जाओगे तो लिग्नाइट को ब्राउन कोयले के नाम से जानते हैं, जो कि अकर करता है कोस्टल इलाके वगैरह वाले इलाके में।
तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर, ये पूरा इलाका आपका समझ में आ जाएगा आपको। फिर पेट्रोलियम पर चलते हैं। अब पेट्रोलियम भी कैसा है, एग्जॉस्टेबल है, धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो रहा है। पर तुम्हें एक चीज आपका समझ में आनी चाहिए, अगर मैंने तुमसे आपका जो है धीरे से ये बात आपका बताई है कि हमें दो रीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, एक तो गुजरात, और गुजरात के साथ साथ आपका एक कौन सा दिखाई देगा, तो एक महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र ये दो रीजन ऐसे हैं जो कि हमें किस चीज के लिए दिखाई देते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं पेट्रोलियम के लिए। और पेट्रोलियम ज्यादातर आपका बेसिकली चेन किस चीज की होती है, हाइड्रोकार्बन्स की। ये कहां पढ़ा होगा, 10th क्लास में जब साइंस वगैरह पढ़ते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन की ऐसे चेन बनती जाती है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये चेन बन रही है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका अलग अलग कंपोजिशन, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इट इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन इंटरनल कंबंशन, इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। अब चाहे तुम ट्रेन चला लो, अब तो ट्रेन चलो बिजली से चलती है, फिर चाहे एयरप्लेन में आपका आ जाओ, चाहे तुम आपका बेसिकली इंडस्ट्रीज में आ जाओ, चाहे तुम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आ जाओ, तो हमें ज्यादातर आपका पेट्रोल की ही जरूरत पड़ती है। और पेट्रोल के साथ साथ हम आपका जो है बेसिकली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साथ प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक फाइबर, बहुत सारी चीजों में, इवन मेडिसिन वगैरह में भी आपका जो है हमें पेट्रोल की कुछ कुछ जरूरत पड़ जाती है। बेसलीन में ल्यूब्रिकेंट की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साबुन में हो गया, कॉस्मेटिक्स के सामान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। इसको हम लिक्विड गोल्ड के साथ भी जानते हैं, और जो इससे पैसा आता है उसको हम पेट्रो गोल्ड के नाम से जानते हैं। ज्यादातर तुमने देखा होगा दुबई वगैरह वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, याद है ना तुम्हें, पैसा, आम चिंग चांग के पैसा, ठीक है। हाँ, वो पैसा वाला जो इलाका है वो इधर से ही आता है। तो लिक्विड गोल्ड, स्कार्सिटी। अब अलग, अब देखो होता क्या है, लोग समझते हैं कि भाई साहब इतना पैसा अगर आपका आ रहा है तो ये धीरे धीरे कर आपका ये तो चलता ही रहेगा, इससे आपका, अब बहुत सारे देश इससे अमीर हो गए। अब जब उनको लगा, अब जैसे दुबई जाते हैं लोग, तो दुबई में धीरे धीरे कर जैसे उनको लगा कि भाई साहब हमारे पास आपका पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को स्विच किया और अपनी जितने भी पैसे थे वो कहां लगा दिए, तो तुरंत आपका शिफ्ट कर गए वो कहां पर, अरे भाई साहब तुमको बुलाते हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, ओहो, इसीलिए वो टूरिज्म को दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आओ हमारे दुबई में, दुनिया दुबई जाने के चक्कर में। तो अब क्या हो रहा है, अब वो क्रूड ऑयल बेसिकली आपका सेडिमेंट्री रॉक ऑफ टर्शरी एजेस में दिखाई देता है। तो हमारे पास इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, उसकी सेडिमेंट्री रॉक में आपका जो है इसका इस्तेमाल होता है। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास सिर्फ एक ही सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी हुआ करती थी जिसका नाम है डिगबोई, जो कि असम में दिखाई देती है। अब आजादी के बाद फिर हमें धीरे धीरे कर क्या दिखाई दिया, तो गुजरात महाराष्ट्र वाला प्लेन्स आ गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि जो हमारे पास ऑयल एंड जो बाकी आपका जो रीजंस हैं, या ऑयल नेचुरल गैस कमीशन जो बनाया गया वो कब बनाया गया, तो 1956 में बनाया गया। तो पूछा सकता है तुमसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कब सेटअप किया गया, 1956, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद क्या पूछेगा, असम, अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, तो असम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरेन, ठीक है, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरेन। गुजरात और मुंबई हाइस में अंकलेश्वर, कलोल, ठीक है। उसके बाद आपका मेहसाना, नवेगांव, कोसांबा और ल्यूनिच, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन, ये सब में आपका क्या दिखाई देता है, ये सब में आपको तुम्हें ये दिखाई देता है। अब पर एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है वो कि ऑयल की जो हमारे पास या पेट्रोल की जो दो टाइप हैं, वो दो टाइप की ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी होती हैं, तो दो तरीके की ऑयल रिफाइनरी में एक होती है फील्ड बेस्ड रिफाइनरी और दूसरी होती है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके पास डिगबोई, और मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके पास बरौनी, जो कि देयर आर टोटल 21 रिफाइनरीज एज ऑन जून 2011। अब ये हमारे पास आपका डेटा है, पर तुमसे सिर्फ क्या पूछेगा, तुमसे पूछेगा कितने तरीके की होती है, तुमने बताना है फील्ड बेस्ड, मार्केट बेस्ड, फील्ड बेस्ड में डिगबोई, मार्केट बेस्ड में बरौनी। चलो सर, अब आते हैं नेचुरल गैसेस पर। नेचुरल गैसेस पर चलोगे तो बेसिकली आपका नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन होता है, रिजर्व है हमारे पास ज्यादातर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाली जो स्टेट है ये ज्यादातर जानी जाती हैं। और गुजरात एंड महाराष्ट्र ये बेसिकली आपका नेचुरल गैसेस के लिए ज्यादा दिखाई देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अ सर्वे रिपोर्ट देयर आर इंडिकेशन ऑफ ह्यूज गैस रिजर्व इन रमंथापुरम ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ऐसा माना गया है कि यहां पर हमें आगे आने वाले समय पर आपका दिखाई दे सकते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, अगर तुम धीरे धीरे कर इनका एक्सपेंशन देख रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल सिटीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सीओडी जो गैसेज आपका जाती हैं, उनके नेटवर्क, नेचुरल गैस इज ऑल्सो इमर्जिंग एज
प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल, सीएनजी देखा है तुमने? जैसे गाड़ियों में तुम जाते हो तो ज्यादातर दिल्ली वगैरह में आपका क्या करते हैं, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो हमारी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उन पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर सीएनजी की बसेस चला दी, कार में आपका सीएनजी इस्तेमाल होती है, जिससे क्या होता है, एक तो सीएनजी चीप है कंपैरेटिवली, और इससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो रुक जाता है। तो इसलिए ज्यादातर सीएनजी का इस्तेमाल, और जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग फ्यूल वगैरह के लिए, पीएनजी। इंडिया का जो मेजर गैस रिजर्व है ये मुंबई हाई एलाइट फील्ड्स और उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट पे, सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन द कैम्बे बेसिन। ईस्टर्न कोस्ट वगैरह पर आपका हमें कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये दिखाई दे जाता है। अब सवाल ये उठा कि अगर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना है तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे अगर आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इसमें देखो दो पार्ट दे रखी हैं तुम्हें। सबसे पहले दे रखा है कोल फील्ड, फिर दे रखा है कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड मेजर नेचुरल गैस रिजर्व। अच्छा, एक एचबीजे लाइन दे रखी है, हजीरा, हजीरा, और दो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम ये दोनों नाम मुझे बताओगे कि ये लाइन कंप्लीट एचबीजे की फुल फॉर्म क्या है। तो हजीरा मैंने लिख दिया, बीजे तुम मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपका उसने कोल माइंस वगैरह की बात कर रखी है, तो अगर कोल माइंस वगैरह की आप बात करेंगे तो कोल माइंस में बोकारो आ गया, सिंगरौली आ गया एमपी में, फिर उसके बाद आपका झरिया आ गया, रानीगंज आ गया, कोरबा, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आप धीरे से आपका देखिएगा आप ऑयल फील्ड की तरफ, तो ये बसैन हो गया, फिर मुंबई हाई हो गया, फिर उसके बाद नेमेली, ये लिग्नाइट फील्ड है, ये कोल के लिए जानी जाती है, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप आ गए तो माकूम, डिगबोई, डिगबोई असम में है, मोरेन, जानजी, नजीरा, नाहरकटिया, ये वाले इलाके। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपको क्या दिखा रहे हैं, मैपिंग पर मार्क कर कर ये बताना चाह रहा है कि सर आप भी मार्क कर लें ताकि आपके पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सर ध्यान से सुनिएगा, अब चल रहे हैं अपन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। कन्वेंशनल समझ ली तुमने, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। अब नॉन कन्वेंशनल में जो कि दोबारा से आपका रिन्यू किए जा सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इनका आपका जो है ऐसा लेना देना नहीं है कि अगर एक बार इस्तेमाल हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से इनको आपका नहीं बना सकते, नहीं, इनको दोबारा से आप बना सकते हैं और बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास एंड नेचुरल गैसेस, ये सब आप बना सकते हैं। इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मान लो मैंने एनर्जी आपका देखी, अब कल को मेरा आने वाला जो आपका फ्यूचर होंगे, बच्चे होंगे, या फिर आपका जो भी, अरे मतलब मेरे बच्चे नहीं, जो आने वाले हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी उसमें मतलब हम देखेंगे कि भाई साहब वो आने वाले समय पर ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि सस्टेन तो करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, वो डेवलपमेंट आपका समय के बाद खत्म हो गया। तो ऐसा डेवलपमेंट करो जो कि सस्टेन कर पाए, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एसडीजी गोल्स भी हैं हमारे पास अलग अलग, ये मतलब बाहर से चले हुए आ रहे हैं, टोटल सोर्सेज 16-17 गोल्स आपका हमें दे रखे हैं, उनको अपन समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर तुमसे ऐसी एनर्जी आपका तुम्हारे दिमाग में जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अच्छा ऐसी कौन सी एनर्जी है जो दोबारा से रिन्यू की जा सकती है, तो सर हमारे पास सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, विंड के बाद आपके पास हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, ये सारी एनर्जी हैं। अब जरा सबसे पहले अपन न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं। इससे एक बढ़िया सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कब सेटअप हुआ था, तो 1948 में, इसको याद रखिएगा। अभी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन 1956 में मैं सेटअप करवा कर आया हूं, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि दिमाग में, बुद्धि में बैठ जाए। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बनाया गया है, 1948 में। इसके साथ एक एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे 1954 में खोला गया, which was renamed as भाभा एटॉमिक रिसर्च इन 1967। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, आ सकता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमारे पास जैसे दो तरीके की आपका बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूं, मेन मिनरल्स में एक यूरेनियम आता है और एक थोरियम आता है, जो कि बार बार आपका एक्सप्लोर कर कर उनसे न्यूक्लियर एनर्जी आपका जनरेट की जा सकती है, और ये फिजिबल भी है आपके आज के जमाने में, है ना। अब इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट में जैसे कई बार आपका तुम्हारे टीचर्स या स्कूल वाले ज्यादातर प्री बोर्ड्स में या फिर आपका जैसे हाफिलीज में थोड़ा सा आपका तुमको घुमाने के लिए पूछेंगे, पहला ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि इंडिया के अंदर खोला गया था। तो वहां ऐसे देखते ही तुमने सोचा, ना तो मैंने कहीं आपका किसी वन शॉट में पढ़ा था, ना कहीं आपका पढ़ाया गया, तो कुछ ऐसा नहीं है, ये तारापुर है। तारापुर ही पहला, जो महाराष्ट्र में है, सबसे पहला आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कोटा राजस्थान में मिल जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटका में, के से कैगा और के से कर्नाटका, और ककरापरा ये गुजरात में दिखाई देगा। अब देखो तुम्हें याद कौन से में आपको कंफ्यूजन होगी,
सबसे पहले तुम फंसोगे कलपक्कम में, कलपक्कम कलपक्कम, सर नाम तो आपका जो है, अच्छा सीधे तमिलनाडु। नरोरा 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 यूपी ऐसे, अच्छा सर हाँ ठीक है ये तो दिख रहा है। कैगा कर्नाटक ही लगा दूंगा सर, ककरापरा 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 ककरापरा। अच्छा सर ऐसे थोड़ी सी हिंदी और गुजराती स्लैंग आ रहा है इसमें, तो गुजरात। रावत भाटा तुम्हें पता है गुजरात के अंदर नहीं है, राजस्थान में है। उसके बाद तारापुरा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है सर। यूरेनियम के जो डिपॉजिट हैं ये तुमसे पूछे जा सकते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम के साथ। सबसे पहले आपका झारखंड में एक सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कॉपर बेल्ट के साथ आपका ये मिल जाते हैं। राजस्थान में उदयपुर, अलवर और झुंझुनू ये मिलेंगे, इंपॉर्टेंट तुम्हें। छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में बार बार भंडारा, रत्नागिरी, अब दिमाग में बैठ जानी चाहिए, भंडारा महाराष्ट्र में चल गया है सर, भंडारा महाराष्ट्र में चल गया है, रत्नागिरी रत्नागिरी, अच्छा ओके ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट यूरेनियम के लिए आपका जानी जाती है। थोरियम के लिए आ जाओगे तो थोरियम के लिए आपके पास केरला में मोनोजाइट और ये 20 सेंट वगैरह हैं, पलक्कड़ में और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में महानदी रिवर डेल्टा। अच्छा एक चीज मुझे ये भी बताना कि महानदी के पास कौन सा डैम बना हुआ है, बढ़िया, महानदी नदी के ऊपर। 3 स्टेट्स जो हैं बेसिकली वर्ल्ड के रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट्स हैं। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वॉज स्टार्टेड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे 1954। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या बना दिया गया 1967 में, भाभा एटॉमिक रिसर्च। 2 बार क्यों लिख के दिया, ताकि दोबारा से एक बार देखो पेज पर तो याद हो जाएगा। अब आते हैं सोलर एनर्जी की तरफ। अब देखो सोलर एनर्जी में क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम फोटोवोल्टिक सेल से उनसे एनर्जी टैप कर रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे तुम देखते हो बहुत बड़े बड़े आजकल क्या हो रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े आपका सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, गुजरात के कच्छ में, इनफैक्ट आपका तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में। और हम पानी इवेपोरेट ना हो बहुत ज़्यादा तो हम कई बड़ी बड़ी लेक्स के ऊपर भी आपका सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। बस ये ऐसा है कि ज़्यादातर अगर इस पर आपका पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से पड़ता है तो ये सेल्स आपका खराब ना हो जाए, उसी में खर्चा है, वरना आपका ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इको फ्रेंडली है, ईजिली आपका मेंटेन हो सकती है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है आज के ज़माने में। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर क्या करते हैं, एक तो फोटोवोल्टिक सेल एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी ये कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। और 7 से 10% ज़्यादा इफेक्टिव हैं कोयला और ऑयल बेस के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी रिस्पेक्टिवली। हीटर, ड्रायर, कुकर्स, अच्छा आजकल ऐसे आ गए हैं हीटर कुकर, जो आपका कुकर ऐसे भी कुकर्स हैं जो कि हम किस पे चला सकते हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर। गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहां पर ज्यादा डेवलपमेंट है सोलर एनर्जी में देखने को मिलेगा। विंड एनर्जी अगेन नॉन पॉल्यूटिंग है, ज्यादातर तुम देखोगे रिन्यूएबल सोर्स है। कहां पर लगाई जाती है, तुम गुजरात वगैरह वाले साइड पर चले जाओ, बड़े बड़े आपका ऐसे खंबे जैसे आते हैं और वो ऐसे टरबाइंस घूमते रहते हैं। ये टरबाइन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर वो टर्बाइंस जैसे ही कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये परमानेंट विंड सिस्टम है। अब परमानेंट विंड सिस्टम में आपका देखोगे तुम तो ये क्या करती है, मदद करती हैं टर्बाइंस को घुमाने में। अब चाहे सीजनल हो, चाहे परमानेंट विंड सिस्टम हो, चाहे लोकल विंड सिस्टम। लोकल कैसी हमारी, तो लू, तुमने सुना होगा नाम, ये लू में आता है। फिर वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये सब जितने भी नाम हैं ये सब आपको दिखाई देते हैं। बिसाइड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी डन बाय लोकल विंड, लैंड एंड सी ब्रीजेस। अब ये लैंड सी ब्रीज, जब हवा रात को आपका चेंज कर कर ऐसे आती है गर्म होकर ठंडी की तरफ, ये 11th क्लास के कंसेप्ट है, सैंड ब्रीज और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो इंडिया ने क्या करना शुरू कर दिया है, इंडिया ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है जनरेटिंग विंड एनर्जी, जिससे उसका ऑयल का जो इंपोर्ट, जैसे ऑयल इंपोर्ट बिल वगैरह हैं, तो हम ऑयल पे ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। और एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज 50,000 मेगावाट पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। अब देखो जैसे होता क्या है कि जैसे यूएसए हमसे कहता है कि हमारे ऊपर क्लेम लगते हैं, हमारे ऊपर आपका जो है ऐसे डिफेमेशन लगाता है कि भाई साहब हम रशिया से आपका जो है ऑयल ले रहे हैं। तो हमने इस बार अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम तो लेंगे, तुम भाई साहब जो भी मर्जी कर लो। तो ऐसे समय पर अगर हम आने वाले समय पर ऑयल को देख रहे हैं कि ऑयल खत्म ना हो जाए, तो उसके लिए हमने विंड एनर्जी का, हमारे पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है, तो हम विंड एनर्जी को देख रहे हैं। अब क्या होता है, अगर तुम देखोगे विच 1/4 में भी इजिली एम्प्लॉयड। अब इससे अगर सिर्फ विंड एनर्जी लगानी है तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा होगा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनके पास बहुत हाई पोटेंशियल है विंड एनर्जी जनरेट करने का। अब आते हैं टाइडल और वेव एनर्जी पर। अब देखो जैसे होता क्या है, थोड़े से 11th क्लास पे चलते हैं और या वैसे नॉर्मल भी आपका बात कर लेते हैं। जब हाई टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स तुमने सुने, तो जब हाई टाइड्स आते हैं और जैसे ऐसे वेव एनर्जी वगैरह जनरेट होते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनसे हम आपका एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं
और वो लार्ज टाइड से आपका क्या करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट वाले इलाके में इनको बचा कर रखते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ ओशन टाइड्स बेसिकली आपका हम बचाते हैं 17 और 18 सेंचुरी से आपका लगातार इसको करते हुए आ रहे हैं। दिस वेव हैड नॉट बीन यूटिलाइज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वरना हम इनको अब तक बहुत ज्यादा इससे एनर्जी बना सकते थे, अभी हमारे पास उस लेवल की आपका एनर्जी थी नहीं। तो मैग्मा जो बेसिकली हमारे अर्थ सरफेस से बाहर आता है, उससे भी आपका हमारे पास क्या देखने को मिलती है, जो हीट निकल कर आती है, तो तुमने देखा होगा वो जियोथर्मल एनर्जी भी बनती है उससे। अब जियोथर्मल एनर्जी जैसे तुमने जियोथर्मल पावर स्टेशन आपका जो बनाया गया है ना, इसका एक स्टेशन लगाया गया है कहां पर, तो मणिकर्ण साहब है, मणिकर्ण साहब के पास में आपका जो है नदी जाती है एक बहती हुई, इस नदी का मुझे नाम बताना। अब होता क्या है, जैसे तुमने कहीं देखा होगा बहुत ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाके में से एक हॉट गीजर आपका बाहर से आता है, उस पूरे इलाके में गर्म पानी आ रहा होता है, लोग वहां पर आपका खिचड़ी बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, तो ये क्या है, ये जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये मणिकर्ण साहब कहां पर है, मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा है, बहुत फेमस, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और ये जियोथर्मल एनर्जी आपका बेसिकली दिखाई देती है। मेन सोर्स क्या है इसका, मैग्मा, जो हॉट आपका स्प्रिंग आ रहे होते हैं बाहर निकलकर, हॉट गीजर वगैरह, ये सब हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी को ही सपोर्ट करते हैं। बायो एनर्जी तुमने बहुत सुनी होगी, गांव वगैरह में आपका देखी जाती है, जब हम बायो काउ डंग या वेस्ट वगैरह से आपका क्या करते हैं, बायो एनर्जी बनाते हैं। तो ये बेसिकली इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर रेसिड्यू, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, और जो बाकी आपका हमारे गांव के अंदर वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, पंचायत वगैरह हमारे पास एक आपका बायोगैस प्लांट लगाता है, उसमें लोग आपका इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी, फिर वो कुकिंग फूड्स में या मतलब आपका बाकी सारी चीज़ों में आपका इस्तेमाल होने लग जाती है। और इससे बहुत सारी जो गार्बेज वगैरह की प्रॉब्लम है वो समय के साथ आपका क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है, और उस गार्बेज वगैरह की परेशानी को हम आपका खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इकोनॉमिक लाइफ के लिए लेस पॉल्यूटिंग, उसके अलावा आपका जो है डेवलपिंग कंट्रीज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पॉल्यूशन कम करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आपका अच्छा करने के लिए, और धीरे धीरे कर सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी इसका योगदान बढ़िया रहा है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछा जाए तो ओखला दिल्ली में आपको दिखाई देगा, जो कि म्युनिसिपल वेस्ट को आपका कन्वर्ट कर रहा है, और इससे बायोगैस एनर्जी आपका हमें बनती हुई मिल रही है। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पर। तो कुछ मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आपका अपना ले, इसके अलावा जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है उनको थोड़ा पीछे छोड़ दे, तो इससे क्या होगा, इससे हम आपका मिनरल्स को बचा सकते हैं। दूसरा, हम चीज़ों को फेंक देते हैं, हम उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा वेस्ट है, स्क्रैप है, उसको रिसाइकल करना शुरू कर दें तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। तीसरा, हम जो स्कार वगैरह है या फिर आपका मेटल्स वगैरह है उनका सब्स्टिट्यूट देखें और उनका कंजम्पशन रिड्यूस कर दें तो भी हमारा काम अच्छा हो सकता है। और चौथा, एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस। अब वो धीरे धीरे कर अगर तुम कम कर दोगे तो फिर उससे भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हमें दिखाई दे सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मिनरल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू अदर पार्ट्स। और यहां आपका चैप्टर होता है समाप्त। ये पूरा जो मिनरल्स का मैंने तुम्हें सबसे पहला पेज दिखाया था, ये वही पेज है। तो आई होप कि तुम्हें कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ चीज़ें याद भी हुई होंगी, और जो मैपिंग है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैप को भी अच्छे से आप मार्क कर लेंगे कहीं पर। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक तुम्हें खुद को नहीं पा लेना है, और मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीव इन योरसेल्फ। विश्वास रखो कि ये साल और अगला साल जो तुम्हारे बोर्ड्स होने वाले हैं वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम कहर मचाने वाले हो। तो तब तक के लिए ये टेलीग्राम चैनल तुम ज्वाइन कर सकते हो क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ पर। इस पर बहुत सारे तुम्हें अपडेट्स मिलते हैं, बैकलॉग मिलते हैं, और तुम्हारे साथ बहुत सारी PDF शेयर होती हैं, आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड मुस्कुराते रहें। जय हिंद।